अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फवाज़ आलम और आप देख रहे हैं पेशावर रिएक्शन। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के हवाले से। काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इस दफ़ा इसको मुनक़्क़िद किया हुआ है कतर में। कतर एक छोटा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी, लेकिन इसको मैनेज किया हुआ है। तो देखते हैं इस वीडियो में किस तरह इन्होंने मैनेज किया हुआ है। हालांकि बहुत से ममालिक ने इसको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का टाइटल जो है वो है रियल स्टोरी ऑफ कतर फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। और ये वीडियो RH नेटवर्क की तरफ से है। दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दौर में दुनिया के लगभग सभी अरब देश अपने बड़े बड़े और अजीबोगरीब प्रोजेक्ट को लेकर जाने जाते हैं। चाहे बात हो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा की या फिर सऊदी अरबिया की द लायन सिटी की, ये सारे ही वो प्रोजेक्ट हैं कि जिनके ऊपर काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि दुनिया को हैरान करने के लिए भी किया गया है। अब जाहिर है अरब देशों की इस रेस में कतर जैसा एक अमीर मुल्क पीछे कैसे रह सकता था, लिहाजा उसने भी इसी तरह के ही किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। मगर कतर ने जिस प्रोजेक्ट को चुना वो सिर्फ दुनिया के ही लिए नहीं बल्कि खुद अरब देशों के लिए भी हैरान कर देने वाला था। एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसके बारे में शायद अरब देश कभी अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते थे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप की। वही फीफा वर्ल्ड कप के जो इस बार यानी सन 2022 में कतर में होने जा रहा है, क्योंकि इस बार की मेज़बानी यानी होस्टिंग कतर को ही दी गई है। आप में से जो लोग बेसिक तौर पर भी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में नहीं जानते हैं, हालांकि इनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी वर्ल्ड कप है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। यानी जिस तरह से क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, इनके होते हैं, इसी तरह से और जिस तरह होता है इन्होंने खर्चा किया था वर्ल्ड कप कहा जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि फुटबॉल क्रिकेट की तरह इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इन जैसे सिर्फ गिने चुने देशों में मशहूर नहीं है, बल्कि फुटबॉल तो एक ऐसा गेम है कि जिसको दुनिया का सबसे मशहूर गेम माना जाता है। यानी आज के दौर में पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा खेल कोई देखा जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल है। अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हर 4 साल के बाद ये वर्ल्ड कप होता होगा तो लोगों की दीवानगी का क्या आलम होता होगा। और ख़ास तौर से वो देश कि जिसमें 4 साल के बाद ये वर्ल्ड कप खेला जाता होगा, आखिर उसकी तरक्की का आलम क्या होता होगा। वो न सिर्फ बेशुमार पैसा बनाता होगा बल्कि उस देश का कल्चर, उस देश का टूरिज्म और उस देश की इस तरह की हर चीज़ हद से ज़्यादा प्रमोट होती होगी। क्योंकि जो लाखों लोग उस देश को फीफा वर्ल्ड कप की वजह से विजिट करेंगे, उनमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो उस देश के कल्चर और उस देश की चीज़ों को बेहद पसंद करने लगेंगे। और वो सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप ही में नहीं बल्कि उसके बाद भी इस देश में बार बार विजिट करने की कोशिश करेंगे। और यही वो सारे फ़ायदे होंगे कि जो एक देश की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों यही वजह है कि फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी यानी होस्टिंग को लेकर हद से ज़्यादा कंपटीशन रहता है। हर देश यही चाहता है कि आने वाले वर्ल्ड कप की मेज़बानी उसको मिल जाए, और इन सारी चीज़ों को वोटिंग के ज़रिए से डिसाइड किया जाता है। कतर को फीफा वर्ल्ड कप की जो होस्टिंग है वो सन 2010 में मिली थी। और हैरानी की बात तो ये है कि सन 2010 में कतर ने इस मेज़बानी को अमेरिका और जापान जैसे ताकतवर देशों को हरा कर जीता था। यानी होस्टिंग की लिस्ट में कतर के अलावा अमेरिका, जापान और इस जैसे बहुत सारे ताकतवर देश मौजूद थे। मगर इन सबको पीछे छोड़ते हुए सन 2022 फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग कतर के हवाले कर दी गई थी। ये चीज़ उस दौर में अमेरिका, जापान और इन जैसे देशों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, क्योंकि वो सब ये सोचकर हैरान थे कि आखिर कतर जैसे देश को मेज़बानी कैसे दे दी जा सकती है। एक ऐसा देश कि जो साइज़ में भी न सिर्फ बहुत ज़्यादा छोटा है बल्कि फीफा वर्ल्ड कप में भी उसका अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है, क्योंकि ना तो उसकी टीम ज़्यादा मशहूर थी, इसके लिए इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा करती थी। शुरू में होस्टिंग मिलने के बाद क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये इन सारे देशों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। सवाल ये था कि आखिर इतना छोटा होने के बावजूद भी और इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी कतर देश फीफा जैसे बड़े वर्ल्ड कप को कैसे मैनेज करेगा। जब लाखों लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको कहाँ पर रखेगा, उनके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कैसे करेगा, वो लोग कहाँ रहेंगे, क्या घूमेंगे, क्या खाएंगे, आखिर इस बात का क्या जवाब है।
क्योंकि दोस्तों याद रहे कि सन 2010 में जब कतर को फीफा की होस्टिंग मिली थी तो ये वो दौर था कि जब कतर के पास ठीक ठाक स्टेडियम भी मौजूद नहीं थे। तो जाहिर है ये सवाल उठना तो बिल्कुल जायज़ थे। इसके अलावा वहाँ के मौसम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कतर में गर्मी कितनी खतरनाक लेवल की पड़ा करती है। मगर दोस्तों कतर को सबसे जोर का झटका उस वक्त लगा कि जब कतर के ऊपर ये आरोप लगे कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग को जीता नहीं है बल्कि खरीदा है। यानी जितनी भी वोटिंग होती है उसमें कतर ने पैसों के जरिए से रिश्वत दी थी और बहुत सारे वोट को खरीदने की कोशिश की थी और उन खरीदे हुए वोटों की मदद से ही फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर के पास पहुंच गई थी। हालांकि दोस्तों बाद में फीफा ने इसकी जांच भी करवाई थी, जिसमें उसके हाथ कोई खास सबूत नहीं लग सके थे। मगर हाँ, फ्रांस जैसा देश आज भी इन सारी चीज़ों की जांच कर रहा है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब कतर के सामने दो बड़े बड़े चैलेंज आ चुके थे। पहला चैलेंज तो ये था कि फीफा वर्ल्ड कप को इस तरह से मैनेज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप तक ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अपनी देश की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। और दूसरा चैलेंज ये था कि उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देना कि जो कतर की काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। दोस्तों सन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम करने के बाद अब कतर ने दिन रात एक करके अपने मिशन पर बड़ी तेजी के साथ काम शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनवाए बल्कि पूरी ग्रैंड सिटी भी बनवा डाली। इसके अलावा पूरी दुनिया भर से जो फुटबॉल फैंस कतर में आएंगे उनके रहने के लिए लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलाज, 5 स्टार होटल्स, क्रूज शिप होटल्स और फैन विलेजेस भी बनवाए गए हैं। यानी एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कतर ने अपनी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। कतर ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो आलीशान स्टेडियम तैयार करवाए हैं वो भी दुनिया में एक अलग मिसाल पेश कर रहे हैं। उनमें से किसी का शेप तो पुराने दौर के एक खेमे की तरह है, किसी का शेप एक शिप की तरह है यानी पानी वाले जहाज की तरह, तो कोई मुसलमानों में जो टोपी पहनी जाती है उसके शेप का लग रहा है, तो कोई एक डायमंड की तरह लग रहा है। यानी हर स्टेडियम को ही इस तरह से बनाया गया है कि जिसको पहली नजर में देखते ही इंसान दीवाना हो जाएगा और ये सोचेगा न जाने स्टेडियम नहीं उसने क्या देख लिया है। इन सभी स्टेडियम्स के अंदर 5 स्टार होटल्स के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स, स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल्स और इस जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज भी मौजूद होंगी। और इन सब की वजह से इंसान ये कह सकेगा कि दरअसल वो एक स्टेडियम में नहीं बल्कि कहीं और आ चुका है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया के दूसरे स्टेडियम्स में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के साथ ही उन सारे देशों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है कि जो शुरू में उसकी काबिलियत पर शक कर रहे थे और उसके साइज की वजह से भी उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे महंगा वर्ल्ड कप हो रहा है। इवन जितने भी इतिहास में पहले फीफा वर्ल्ड कप हो चुके हैं, अगर उनको एक जगह पर अलग मिला भी दिया जाए और उनके सारे खर्चे को टोटल किया जाए तो वो सारे फीफा वर्ल्ड कप मिलकर भी इस एक वर्ल्ड कप के खर्चे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यानी ये सारों को मिलाकर भी सबसे महंगा है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर हर हफ्ते लगभग $500 मिलियन 2022 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खर्च कर रहा है और ये काम वो पिछले लगातार 10 सालों से करता आ रहा है। इस हिसाब से कतर अभी तक लगभग $230 बिलियन फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए खर्च कर चुका है, जो कि हमारे मुल्क का GDP भी नहीं है। 19,000 अरब के करीब बनती है। कतर ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि किसी को उसके साइज से जज न किया जाए, क्योंकि साइज में वो भले ही छोटा हो मगर वो अरब दुनिया का सबसे अमीर देश है। इवन अगर GDP पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो कतर दुनिया का ही सबसे अमीर देश बन जाता है। और इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इंडिया में रहकर हर महीने 1,12,000 रुपये कमा रहे हैं तो कतर में ये उस इंसान की सैलरी होती है कि जो वहाँ पर सबसे गरीब माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर गरीब नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है। फिलहाल दोस्तों कतर फीफा वर्ल्ड कप भले ही सर पर आ चुका हो मगर इससे जुड़े हुए जो विवाद हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अचानक से उस वक्त हल्ला मच गया था कि जब कतर ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया था कि स्टेडियम के अंदर यानी खेल के दौरान शराब पीना वगैरह या लाना अलाउ नहीं होगी, क्योंकि कतर हमेशा से ही इस बात पर जोर देता आया है कि फीफा वर्ल्ड कप में आने वाले हम दुनिया भर के लोगों की मेहमान नवाजी करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी देश से हो, मगर उनको बदले में हमारे कल्चर का सम्मान करना होगा। यानी उन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा कि जो कतर के लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं, क्योंकि कतर एक ऐसा देश है कि जिसका मुस्लिम कल्चर है और मुस्लिम रूल्स के हिसाब से ही उसको चलाया जाता है। यही वजह है कि कतर की तरफ से शराब को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा खेल के दौरान LGBTQ को प्रमोट करने के ऊपर तो कतर की तरफ से पहले ही पाबंदी लगा दी गई है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं।
क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा कतर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे देश में जगह जगह पर ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स भी लगाए गए हैं कि जिसके ऊपर आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखी हुई हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। कतर ने जो कॉस्ट लगाई $230 बिलियन, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि रकबे और साइज़ के लिहाज से देखा जाए तो ये मुल्क छोटा भी है और इनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी था। जिस तरह इन्होंने स्टेडियम्स बनाए इन 4 सालों में और जिस तरह इन्होंने काम किए और जिस तरह इन्होंने क्राउड्स के लिए एक लेक्चरी होटल्स और जिस तरह ये मतलब सब कुछ अरेंज किया, तो वाकई हालांकि रूल्स और रेगुलेशन को देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने रूल्स रेगुलेशन को चेंज नहीं किया और ये अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज़ में इंक्लूड करते, शामिल करते हैं और वाकई कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो वाकई ये एक बड़ा स्टेप है, अच्छा स्टेप है। हालांकि एक महीने की तकरीबन 28-29 दिनों की बात थी, लेकिन इन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशन को चेंज नहीं किया। तो हेड्स ऑफ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।